जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और होपफुली अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, जिसमें अभी रिसेंटली एसटीओज़ की सीट्स हैं, सब इंस्पेक्टर की सीट्स हैं आपके पास, या इलेक्शन कमीशन की सीट्स हैं, या इसके अलावा न्यूमरस सीट्स जो कमीशन वक्तन फ़वक्तन इशू करता रहता है, और बहुत सारी इसके अलावा भी वैकेंसीज़ आती हैं। उसके लिए आप पूरे उम्मीद तरीके से तैयारी कर रहे होंगे, अपनी पूरी पोटेंशियल के साथ, अपनी पूरी एनर्जी के साथ, अपने पूरे रिसोर्सेज के साथ, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हैविंग स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो आज हम बात करने जा रहे हैं अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। 1973 जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऊपर बात होगी इंशाल्लाह। और 1973 के आइन में से जितने पॉसिबल क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं किसी भी पोस्ट के लिए, आपकी फेडरल की सीट के लिए, आपकी प्रोविंशियल सीट के लिए, आपके वन पेपर के लिए, इंशाल्लाह वो इस लेक्चर के बाद आपको 100% मुकम्मल तौर पे आपको उसकी पूरी की पूरी अंडरस्टैंडिंग होगी। यहाँ पे ना सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट में समझाऊंगा बल्कि आपको ये भी बताऊंगा कि कमीशन सवाल किस तरह से बना सकता है। राइट, चलें अब हम बढ़ते हैं जी अपने मेन टॉपिक की तरफ, मेन थीम की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक है जी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। राइट, अब मेनली आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुई पाकिस्तान की। जब कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुई तो सबसे पहले जो आइन 7 साल के बाद पाकिस्तान को मिला था वो था 1956 का आइन। फिर 1956 का आइन हो गया एब्रोगेट हो गया। उसके बाद हमारे पास जो आइन आया वो 1962 का आइन था। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट होती रही, कॉन्स्टिट्यूशनल एवोल्यूशन होता रहा, और बिल आखिर हमें हमारा एग्जिस्टिंग और मौजूदा आइन मिला जो कि हमारे पास 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है। इसे हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 बोलते हैं। और अब हम इसके बारे में मुकम्मल तौर पे इन डिटेल इसकी सारी डिटेल्स को, इंटीग्रिटीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो स्टे कनेक्टेड विद मी। इंशाल्लाह हम ये सारी चीज़ें 100% क्या करेंगे जी, क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। राइट, चलें जी अब हम बढ़ते हैं जी आगे। अब किक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से आपके एग्जिस्टिंग नॉलेज के बारे में सवाल पूछना चाहता हूँ। आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है जिस बंदे को इस सवाल का जवाब आता है कि व्हेन डज पाकिस्तान ऑब्जर्व कॉन्स्टिट्यूशनल डे। पाकिस्तान अपना कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाता है, ये आप सब लोगों से सवाल है जी। आप बताएं अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज से और कमेंट बॉक्स में अपना जवाब लाजमी बताएं। राइट, चलें अब हम 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। तो आपको पता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान वाज पास्ड बाय द नेशनल असम्बली ऑन अप्रैल 10, 1973। अब जो 1973 का आइन है इसको नेशनल असम्बली ने पास किया था 10 अप्रैल 1973 को। 10 अप्रैल 1973 को नेशनल असम्बली ने इसको पास किया, और फाइनली प्रोमलगेट ये कब हुआ, इन्फोर्स कब हुआ, 14 अगस्त 1973 को इसे इन्फोर्स कर दिया गया, प्रोमलगेट कर दिया गया। तो इसलिए हम 10 अप्रैल को एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल डे ऑफ पाकिस्तान सेलिब्रेट करते हैं। लें जी, आपका पहला सवाल, उसका जवाब आपके सामने आ गया। क्यों 10 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं एज ए कॉन्स्टिट्यूशन डे, उसकी रीज़न आप लोगों के सामने आ गई है। इंशाल्लाह सारे हम सवाल, सारी आपकी जो एम्बिग्यूटीज़ हैं उनको इसी तरह से हम इंशाल्लाह डिस्कस करते जाएंगे। राइट चलें अब 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें टोटल हमारे पास 280 आर्टिकल्स हैं। कितने जी? 280 आर्टिकल्स हैं इसके अंदर जी, विद एडिशंस, ओमिशंस या आफ्टर अमेंडमेंट्स आप यूं कह लो। ठीक है, आपको पता है जो पहला हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन आया था 1956 में, उसमें 234 आर्टिकल्स थे। 1962 वाले में 250 आर्टिकल्स थे। ठीक है, और जो अब हमारे पास 1973 वाला है उसके 1900 टोटल 280 आर्टिकल्स हैं। नहीं जी, 1956 वाले में कितने? 234 आर्टिकल्स। 1962 वाले में हमारे पास 250 आर्टिकल्स थे, और 1973 का जो हमारे पास आइन है उसके हमारे पास कितने हैं जी? 280 आर्टिकल्स हैं। अंडरस्टैंड, ये बेसिक थोड़ी सी मैं आपको बैकग्राउंड की डेवलपमेंट भी करवा रहा हूँ ताकि आप सारी चीज़ों को थॉरली अंडरस्टैंड कर पाएँ। चलें, तो टोटल आर्टिकल्स हमारे 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के कितने हैं जी? 280 आर्टिकल्स हैं। आपको ये जो फ़ाइल है, ये PDF फाइल आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी। हम लिंक आपको प्रोवाइड कर देते हैं, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ये फ़ाइल मिल जाएगी।
और इसके टोटल जो पार्ट्स हैं वो 12 पार्ट्स हैं, इसके 12 पार्ट्स, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 के 280 आर्टिकल्स हैं, 12 पार्ट्स हैं। अब हर पार्ट क्या होता है, जो हर पार्ट है वो डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ स्टेट या राइट्स या इंस्टीट्यूशंस या प्रोसीजर्स के बारे में बात करता है। मतलब कि एक पार्ट बात करेगा स्टेट के बारे में, स्टेट की फेडरेशन के बारे में, एक पार्ट बात करेगा प्रोविंसेस के बारे में, कोई एक पार्ट बात कर सकता है जनाब फेडरेशन और प्रोविंसेस के दरमियान रिलेशन के बारे में। इसलिए उनको हमने डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है, 12 पार्ट्स हैं। अब 12 पार्ट्स किस किस तरह से हैं उनकी सारी चल के आगे हम ब्रेक डाउन करते हैं। अब हर पार्ट के अंदर आगे फर्दर चैप्टर्स हैं। लाइक अगर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान हमारे पास एक पार्ट है तो उसमें हमारे पास प्रेसिडेंट का एक चैप्टर होगा, नेशनल असम्बली का एक चैप्टर होगा, सेनेट का एक चैप्टर होगा, ठीक है। फिर जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर होता है उसका अलहदा से चैप्टर होगा। तो पार्ट्स के अंदर आगे सब डिविजन्स की होती हैं चैप्टर्स की, राइट। और इसके बाद हमारे पास 5 स्केड्यूल्स हैं। याद रखिए कि ओरिजिनली इसके अंदर 7 स्केड्यूल से 2 स्केड्यूल्स को ओमिट कर दिया गया था 18वीं तरमीम के बाद, और 18वीं तरमीम 2010 में हुई। इसके ऊपर भी प्रॉपर इंशाल्लाह हम लेक्चर्स बनाएंगे। अब अभी तक जो अमेंडमेंट्स हो पाई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, 26 अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं सो फार 2025 तक, ठीक है जी, 26 अमेंडमेंट्स। इन अमेंडमेंट्स के ऊपर भी इंशाल्लाह इन डिटेल बात होगी, और जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं इनके ऊपर भी हम इंडिविजुअल लेक्चर्स बनाएंगे, या फिर जो समझते हैं कि जो लेक्चर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आप उसकी डिमांड करना चाहते हैं, तो हमें लाजमी कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं कि सर इस टॉपिक के ऊपर आप लाजमी लेक्चर्स बनाएं। तो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपकी समझ के लिए, कॉम्प्रिहेंशन के लिए इन डिटेल हम लेक्चर प्रिपेयर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अब हमने ब्रेक डाउन की है जी इन 12 पार्ट्स की, 12 पार्ट्स की ब्रेक डाउन है जी। अब हम देखते हैं तो जो 12 पार्ट्स हैं हमारे पास, उसमें पार्ट 1 बात करता है इंट्रोडक्टरी के बारे में। इंट्रोडक्टरी, अब इंट्रोडक्टरी में क्या चीज़ें आएंगी, स्टेट आ जाएगी, स्टेट क्या होती है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली क्या होती है, इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी किसके अंदर, इंट्रोडक्टरी के अंदर। तो इंट्रोडक्टरी हमारे पास जो पार्ट है वो आर्टिकल 1 से 6 तक इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर होगा। फिर हमारे पास जो पार्ट 2 है उसमें फंडामेंटल राइट्स बताए जाएंगे कि हमारे हकूक़ क्या हैं शहरियों के, और प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी का मतलब ये है कि स्टेट की अपनी पॉलिसीज़ फार्मूलेट क्या करेंगे, स्टेट का मेन नैरेटिव क्या है, स्टेट का नस्बुल ऐन क्या है, वो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी के अंदर हम इसमें डिस्कस करेंगे आपके पार्ट नंबर 2 के अंदर, ठीक है। तो 7 से 40 इसमें ये बात करेगा। आगे है जी हमारे पास द फेडरेशन, जो हमारे पास पार्ट 3 है उसमें फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान पे बात होगी। 41 आर्टिकल से 100 आर्टिकल आपका फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के मुतल्लिक होगा। उसके बाद आर्टिकल 101 से 140 ए तक हमारे पास प्रोविंसेस होंगे, ये पार्ट नंबर 4 है हमारे पास। फिर उसके बाद पार्ट नंबर 5 जो है उसमें रिलेशंस बताए गए हैं। अब रिलेशंस किस किस के दरमियान बताए गए हैं, रिलेशन फेडरेशन और प्रोविंसेस के दरमियान बताए गए हैं कि फेडरल का और प्रोविंसेस का अगर कोई मसला खड़ा हो जाए उसका हल कैसे किया जाएगा, फेडरल को कोई ज़मीन चाहिए हो किसी प्रोविंस में तो वो ज़मीन उसको कैसे देगा, इनका आपस में शेयर कैसे होगा रेमिटेंसेस का या नेशनल किटी जो है, जो नेशनल रेवेन्यू है उसका। तो ये हमारे पास 5वां पार्ट है हमारे पास, ये पार्ट नंबर 5th, ठीक है। तो 12 पार्ट्स को हमने डिवाइड करना है अच्छे तरीके से, अंडरस्टैंड। तो ये आपको पता चल गया जी। पहला इंट्रोडक्टरी था, दूसरा फंडामेंटल राइट्स था, तीसरा फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। फेडरेशन के बाद आपको पता है प्रोविंसेस ही आएंगे ना, तो 5वें में इन दोनों के दरमियान रिलेशन, फेडरेशन और प्रोविंसेस के दरमियान रिलेशन होंगे, और ये आर्टिकल 141 से आर्टिकल 159 तक है। फिर आगे बात आ जाएगी फाइनेंस कैसे डिवाइड होगा, प्रॉपर्टी मतलब कि कोई बंदा किस तरह रख सकता है, अगर किसी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट्स करने हो किसी के साथ, और किसी ने कोई सूट्स मतलब कि कोई जो आपने अदालती को मामलात करने हो वो किस तरह से करने होंगे। तो आर्टिकल 160 से 174 तक जो है वो पार्ट नंबर 6 के अंदर बात होगी। इसमें अब हम उन आर्टिकल्स पे बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, वही मैं आर्टिकल्स आपको पढ़ाऊँगा। इसके अलावा जो आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब कि जो ज़्यादातर यूज़ नहीं होते, पूछे नहीं जाते, उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे इसमें। फिर आगे हमारे पास है हमारी जुडिशरी। अब देखिए आपको फाइनेंस में मसला होगा तो आप किसके पास जाएंगे, आप जुडिशरी के पास जाएंगे ना, डेफिनेटली अदलिया के पास। तो अदलिया आर्टिकल 175 से 212 इन आर्टिकल्स के अंदर अदलिया को डिस्क्राइब किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, हाई कोर्ट क्या होता है, जुडिशल कमीशन क्या होता है,
फिर इसके अलावा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल क्या होती है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। फिर उसके बाद इलेक्शंस 213 से 226 आर्टिकल्स हैं। फिर 9वां जो है इस्लामिक प्रोविजंस हैं कि काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी क्या होगी, फेडरल शरीयत कोर्ट क्या होगी, और बाकी सारी जो इस्लामिक प्रोविजंस जो है ना वो 227 से 231 आर्टिकल्स के अंदर बताया गया है। ठीक है, अब फिर हमारे पास पार्ट नंबर 10 आता है। पार्ट नंबर 10 में हम एमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में बात करते हैं, मतलब अगर कोई जंग की सूरत हाल हो जाए तो मुल्क में एमरजेंसी नाफिज की जा सकती है, या इसके अलावा कोई वायलेंस हो जाए, कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल क्राइम हो जाए, कोई इसके अलावा कोई जंग की कैफियत पैदा हो जाए, तो एमरजेंसी नाफिज करने के असूल क्या होंगे। आर्टिकल 232 से 237 तक इसमें बताया गया है, और ये चैप्टर नंबर पार्ट नंबर क्या है जी, 10। फिर हम आते हैं जी पार्ट नंबर 11 के ऊपर। इसमें बताया गया है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और इसमें आर्टिकल्स हैं 238 से 239। फिर मिसलिनियस है जी, पार्ट नंबर 12 है, इसमें 240 से 280 के मुतालिक बात की गई है। ले जी, ये आपको मैंने पार्ट्स जो हैं उसकी ब्रेक डाउन कर दी है। अब आगे चल के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के ऊपर बात करते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको आईन पाकिस्तान की मुकम्मल कॉम्प्रीहेंशन, जितनी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग दी जा सकती है इस लेक्चर में, तमाम पेपर्स की तैयारी के लिए वो इंशाल्लाह मैं इसमें आपको दे दूँगा। इन केस अगर कोई चीज़ बच गई तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में डिस्कस कर लेंगे। ले जी, पार्ट 1 पे हम आ गए जी। पार्ट 1 जो कि इंट्रोडक्टरी था। अब पार्ट 1 इंट्रोडक्टरी था, इसमें आर्टिकल 1 जो है, ये आर्टिकल 1 है, याद रखिएगा। ठीक है, ये बताता है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक रिपब्लिक है और उसकी टेरिटरीज़ होंगी। ठीक है, तो आर्टिकल 1 हमें बताता है कि द रिपब्लिक, मतलब कि पाकिस्तान एक रिपब्लिक है। रिपब्लिक उसको हम बोलते हैं, ऐसी स्टेट को बोलते हैं जिसके हेड ऑफ स्टेट को इलेक्ट किया जाता है, मतलब कि चूज़ किया जाता है, मतलब कि वो वरासती तौर पे नहीं आता, कोई मुनारकी नहीं होती, या रूहानी तौर पे वो नहीं आता, बल्कि उसको इलेक्ट किया जाता है, तो वो रिपब्लिकन स्टेट होती है। तो इसमें बताया गया कि पाकिस्तान एक रिपब्लिक है, और फिर उसकी टेरिटरीज़ बताई गई हैं कि ये प्रोविंसेस हैं, ये फेडरली कंट्रोल्ड एरियाज़ हैं, तो वो सारी क्या हैं जी, टेरिटरीज़ हैं। तो ये हमारे आर्टिकल 1 जो है हमें ये चीज़ें बताता है। अब रिपब्लिक और टेरिटरीज़ का आपको क्लियर से आइडिया हो गया। अब इसमें आर्टिकल 2 जो है ये बोलता है जी इस्लाम टू बी ए स्टेट रिलीजन। तो पाकिस्तान जो है, ये जो स्टेट है, इसका जो मज़हब है वो है इस्लाम। अब कमीशन आपसे सवाल पूछ सकता है कि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के मुताबिक इस्लाम टू बी ए स्टेट रिलीजन, इस्लाम जो स्टेट है पाकिस्तान की, उसका रिलीजन इस्लाम है। तो आर्टिकल 2 के मुताबिक इस्लाम जो है वो स्टेट रिलीजन है। अब अगला आर्टिकल 2A, जहाँ पे A या B आ जाए इसका मतलब वो अमेंडमेंट के थ्रू लाई गई है वो चीज़। अब आर्टिकल 2A ये बोलता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो करारदाद मकासिद है, जो 1949 में पास की गई, लियाकत अली खान जो प्राइम मिनिस्टर थे, अब उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सब्सटेंटिव पार्ट बना दिया गया है, उसको लाजमी जुज़ बना दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। अब कमीशन आपसे सवाल पूछ सकता है कि कौन से आर्टिकल के मुताबिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सब्सटेंटिव पार्ट बनाया गया है। तो आर्टिकल 2A के मुताबिक, आर्टिकल 2A के मुताबिक। अब मैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि इससे पहले जितने भी हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशंस थे, उसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को दिबाचे के तौर पे, प्रीफेस के तौर पे जो है ना लिखा जाता था, लेकिन इसमें उन्होंने प्रॉपर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना दिया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को, आर्टिकल 2A के तहत। अब आर्टिकल 2B क्या कहता है जी, सुप्रीमेसी ऑफ कुरान एंड सुन्ना, कुरान और सुन्ना की सुप्रीमेसी होगी, मतलब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं होगा। ठीक है, तो ये आर्टिकल 2B इसके मुतालिक बात करते हैं जी, आर्टिकल 2B इसके मुतालिक बात करते हैं। ठीक है जी, ओके। अब हम चलते हैं जी आर्टिकल 3 के ऊपर। आर्टिकल 3 है जी एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन के, मतलब कि हर तरह की जो एक्सप्लॉयटेशन है, जो किसी के साथ जुल्म ज़्यादती की जाती है, उसको क्या किया जाएगा जी, ख़त्म किया जाएगा। ये एक इंदिया दिया गया है जी, राइट। उसके बाद आर्टिकल 4 बात करता है जी राइट ऑफ इंडिविजुअल्स टू बी डेल्ट विद इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। अब वो कहता है कि इंडिविजुअल्स का राइट है कि उन सब को लॉ के मुताबिक जो है ना डील किया जाए। ये आर्टिकल 4 हमें ये बात बताता है। अब आर्टिकल 5 बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 5, याद रखिएगा। अब आर्टिकल 5 हमें ये बोलता है कि स्टेट के साथ आप लोगों ने लॉयल रहना है।
लॉयल्टी टू स्टेट एंड ओबीडियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है जी। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन के ये आर्टिकल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप याद कर लें जी। वैसे आपने आर्टिकल 40 तक सारे याद करने हैं, और जो आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट बताए हैं वो भी आपने याद करने हैं, लेकिन ये आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप लोगों ने लाजमी से याद कर लेना है, ठीक है। ये आर्टिकल 5 बोलता है जी लॉयल्टी टू स्टेट। आप जहाँ भी पाकिस्तान के जिस सूबे में भी रहते हैं या फेडरल के किसी इलाके में रहते हैं, आपको रियासत का वफादार होना ज़रूरी है, लाजम मलजूम है, नागुज़ीर है। ये आपके लिए ज़रूरी है कि यू शुड बी लॉयल टू द स्टेट, और उसके कॉन्स्टिट्यूशन की आप लोगों ने पाबंदी करनी है। ये आर्टिकल 5 हमें बताता है। और आर्टिकल 6 जो है, आर्टिकल 6 हाई ट्रिजन के बारे में, संगीन गद्दारी के बारे में हमें बताता है कि जो बंदा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ट्रिकल करेगा, उसके साथ जो है ना छेड़छाड़ करेगा, संगीन गद्दारी के तहत उसको सज़ा दी जाएगी। उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा, हाई ट्रिजन लगेगी उसके ऊपर, राइट। तो ये हमारे पास आर्टिकल 6 है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, उनको हाईलाइट कर दिया है, इनको आप याद कर लें। ऐसे स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी आपको इंशाल्लाह ग्रुप के अंदर भी आए, आपको नीचे लिंक है, कॉन्टैक्ट है, उस पर कॉन्टैक्ट करें, आपको शेयर कर दिया जाएगा, राइट। चलें, अब हम आ गए हैं जी पार्ट 2 के ऊपर। पार्ट 1 हमारा यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं जी पार्ट 2 के ऊपर। पार्ट 2 हमें फंडामेंटल राइट्स और प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी के बारे में बताएगा। किसके बारे में? फंडामेंटल राइट्स और प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी के बारे में बताएगा। अब इसमें पार्ट 2 के अंदर एक तो देखें डेफिनेशन ऑफ स्टेट बताई गई है। स्टेट का मतलब एक ऐसी एंटिटी है जो कि आपसे टैक्स कलेक्ट करे और बाकी मामला जो है वो चलाए, तो ये डेफिनेशन ऑफ स्टेट है। अब फंडामेंटल आर्टिकल्स, आपके फंडामेंटल राइट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं जी। आर्टिकल 8 ये बोलता है कि लॉज इनकंसिस्टेंट, ऐसे लॉज जो कि फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ होंगे, जो फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ होंगे, उन सारे लॉज को नल एंड वॉइड या कलअदम करार दे दिया जाएगा, गैर कानूनी करार दे दिया जाएगा। आर्टिकल 8 ये बात करता है कि वो लॉज जो फंडामेंटल राइट्स की खिलाफ वर्जी में होंगे या बनाए जाएंगे या बने हैं, उनको नल एंड वॉइड या उनको कलअदम, उनको गलत करार दे दिया जाएगा। फिर आर्टिकल 9 बोलता है जी सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, मतलब कि हर बंदे को उसकी सिक्योरिटी जो है, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, सिक्योरिटी ऑफ प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी ऑफ ऑनर जो है वो दी जाएगी। ये फंडामेंटल राइट्स के अंदर ये बात बताई गई है आपके कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के अंदर। फिर आर्टिकल 9 हमें ये बताता है कि राइट ऑफ एवरी पर्सन टू अ क्लीन, हेल्दी एंड सस्टेनेबल इन्वायरमेंट, ठीक है। ये आर्टिकल 9A है, आर्टिकल 9A, इसको आपने यहाँ से क्लियर करना है। आर्टिकल 9A है, आर्टिकल 9A। आर्टिकल 9 आपका सिक्योरिटी ऑफ पर्सन है, और आपको पता है जहाँ पे ए भी आ जाए इसका मतलब वो अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया है। तो 9A आर्टिकल हमें बताता है कि हर बंदे को ये हक है कि भाई उसको क्लीन इन्वायरमेंट मिले, उसको हेल्दी इन्वायरमेंट मिले और उसको सस्टेनेबल इन्वायरमेंट मिले। ये हर बंदे का राइट है। और आपको बताता चलूँ कि ये 26वीं तरमीम के बाद ये आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया गया है, राइट, 26वीं तरमीम के बाद। उसके बाद आर्टिकल 10 हमें बोलता है जी हर बंदे को जो है ना सेफ गार्ड हासिल है, हिफाजत हासिल है एज़ टू अरेस्ट एंड डिटेंशन, मतलब कि ट्रायल के बगैर या अदालती मुकदमे के बगैर उसको इस तरह अरेस्ट और डिटेंशन हिरासत में नहीं लिया जा सकता। आर्टिकल 10 हमें ये बताता है कि राइट टू फेयर ट्रायल, राइट टू फेयर ट्रायल। आर्टिकल 10A ये बताता है कि हर बंदे को ये हक है कि अगर उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाया गया है तो वो अदालत के अंदर जाके उसका प्रॉपर ट्रायल हो, वो मुकदमा चले। ये ना हो कि अगर कोई हुकूमत में बैठा ये बंदा कह दे कि ये कातिल है या ये जालिम है तो फ़ौरन उसके ऊपर उसको सज़ा मिल जाए, नहीं, बल्कि उसका प्रॉपर ट्रायल चले कोर्ट के अंदर, वहाँ पे एविडेंसेस पेश किया जाएँ और जज बैठ के हियरिंग करे। तो इस तरह हर बंदे को फेयर ट्रायल है कि वो अदालत में जाए और अपने आप को सच इनोसेंट साबित करे। इसमें ये इंपॉर्टेंट था थी आर्टिकल, वैसे तो ये सारे ही 40 तक सारे इंपॉर्टेंट हैं जो, लेकिन जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी, अंडरस्टैंड। ये आर्टिकल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, 40 तक तो आपने सारे ही करने हैं। अब हम आगे चलते हैं जी बगैर की सीढ़ी लेके। 11 आर्टिकल हमें ये बोलता है कि स्लेवरी या फोर्स्ड लेबर, गुलामी या ज़बरदस्ती जो भट्ठों पे काम करवाते हैं, कहीं और काम करवाते हैं, चाइल्ड लेबर करवाते हैं, वो जनाब प्रोहिबिटेड है। उसको जो है वो मुकम्मल तौर पे प्रोहिबिट कर दिया गया है, वो नामंजूर है।
वो गैर कानूनी है। इस तरह की ना तो कोई बंदा किसी को स्लेव बना सकता है, ना कोई किसी से फोर्स लेबर ज़बरदस्ती कोई काम करवा सकता है कि तुम मेरे भट्ठे पे काम करो, तुम मेरे ड्राइवर बनो, तुम मेरी ईंटें ढो, तुम ये मेरा घर तामीर करो। इस तरह का कोई फोर्स लेबर को किसी से नहीं ले सकता। फिर आर्टिकल 12 हमें ये बताता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट का मतलब ये है कि मतलब कि कोई काम बेचारे ने पास्ट के अंदर किया था लेकिन तब वो जुर्म नहीं था, लेकिन अगर आज उसे जुर्म करार दे दिया है तो फिर उसको पुराने काम की बुनियाद पे जो है ना उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। तो ये रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट है हमारे पास। फिर हमें आर्टिकल 13 ये बताता है कि किसी भी बंदे को जो है ना वो किसी एक जुर्म पे डबल उसको पनिशमेंट, बार बार पनिशमेंट उस पर नहीं मिलनी चाहिए। एक दफ़ा जुर्म हुआ है तो उसके ऊपर सिंगल ही पनिशमेंट हो, बार बार उसको पनिश ना किया जाए। एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ये लफ्ज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेल्फ इंक्रिमिनेशन ये है कि एक बंदे से ज़बरदस्ती मार पीट के उसको उस बंदे के ख़ुद के ख़िलाफ़ जो है उसको गवाह बनाया जाए कि जनाब मैं ये बंदा हूँ और मैं अपने ख़ुद के ख़िलाफ़ जनाब ये गवाह बनता हूँ कि मैंने ये काम किया, मैंने ये जुर्म किया। इस तरह की सेल्फ इंक्रीमेशन के ख़िलाफ़ हर बंदे को प्रोटेक्शन हासिल है। आर्टिकल 14 है जनाब इनवॉलेबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन, कि जितने भी सिटीजन्स रहते हैं उनकी जो डिग्निटी है, उनकी इज़्ज़त व कदर है, उसको वो इनवॉलेबल है, उसको कोई जो है ना उसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता, उसको कोई मजरूर नहीं कर सकता। आर्टिकल जो 15, 16, 17 है हमारे पास और ये 18, इनको आपने याद रखना है जी। इनको आपने इस तरह से याद रख लेना है कि आप इस तरह लिखें जनाब MAAT, ठीक है, आप इसको यूँ कर लें MAAT। अब ये मात है ना, मात, MAAT मात। M से क्या होगा जी? M से होगा मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। क्या जी? फ्रीडम ऑफ मूवमेंट आ गया। A से असम्बली, फ्रीडम ऑफ असम्बली। A से फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन और T से फ्रीडम ऑफ ट्रेड, मतलब ट्रेड कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, कोई प्रोफेशन रख सकता है। तो आर्टिकल 15 से 18 तक आपने इस तरह से याद रखना है मात। M से मूवमेंट, A से असम्बली, A से एसोसिएशन और T से ट्रेड। अब मूवमेंट क्या है? कोई बंदा कोई तहरीक चला सकता है, नॉन वायलेंट तहरीक, पुरअमन तहरीक। असम्बली का मतलब ये है कि वो चंद लोगों को इकट्ठा कर सकता है, ठीक है, और कुछ छोटा सा जलसा कर सकता है। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएशन का मतलब ये है कि वो कोई एसोसिएशन बना सकता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है, कोई मतलब कोई जो है ना वो सोशल वर्कर पार्टी कोई बना सकता है, इस तरह की। और फिर फ्रीडम ऑफ ट्रेड का मतलब ये है कि वो तजारत कर सकता है या कोई भी बिज़नेस चला सकता है मुल्क में, या कोई भी प्रोफेशन वो चाहे वो चूज़ कर सकता है। तो ये हमारे पास आर्टिकल 18 इसके बारे में बात करता है। आगे चलें जी, आर्टिकल 19, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। आर्टिकल 19 आपने अक्सर वो फैज़ साहब का सुना होगा कलाम, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। तो आर्टिकल 19 बोलते हैं जी फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपको आज़ादी राय का हक है। और आर्टिकल 19A ये है जी राइट टू इन्फॉर्मेशन, आप सब लोगों को इन्फॉर्मेशन का राइट है। आपको ये हक है कि आप पूछें कि बजट का एक्सपेंडिचर कैसे हुआ, प्रेसिडेंट ने ये बंदा अपॉइंट किया कैसे किया, किस ज़रूरत के तहत किया, ये बजट जो है ये कितना कहाँ पे लगा, कितना कहाँ पे लगा, ये जो ऑपरेशन किया जा रहा है उसके पीछे रीजंस क्या हैं। तो ये इस तरह की राइट टू इन्फॉर्मेशन आप सब लोगों को हासिल है। आगे अब जनाब 20 से आगे ऑनवर्ड जो है ना कुछ रिलीजन से रेलिवेंट चीज़ें शुरू हो जाती हैं। किससे? 20 से 22 तक रिलीजन से रेलिवेंट। अब आर्टिकल 20 बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो ये कहता है कि हर बंदा अपना जो रिलीजन है, मज़हब जो है उसका इजहार कर सकता है, ठीक है, अपने रिलीजन को प्रोफेस कर सकता है और अपनी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को मैनेज कर सकता है। मतलब मुसलमान हैं तो वो बता सकते हैं मुसलमान हैं, वो अपनी मुस्लिम एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, अपनी मस्जिदों में जा सकते हैं, नमाज़ें पढ़ सकते हैं, बाकी मामलात कर सकते हैं। कोई क्रिश्चियन है तो वो अपनी क्रिश्चियनिटी पे रहे, उसको ज़बरदस्ती नहीं कन्वर्ट किया जाएगा, अपने चर्च जाए, वट एवर ही वांट्स टू डू हिज रिलीजियस एक्टिविटी वो कर सकता है। फिर आगे भी रिलीजियस जो है हमारे पास आर्टिकल 21 ये बोलता है कि किसी भी बंदे के ऊपर ऐसा टैक्स नहीं लगाया जाएगा कि मतलब कि वो किसी दूसरे मज़हब की जो है ना वो टैक्स वो भरे और उसके टैक्स से किसी और मज़हब के तालीमी इदारे को जो है वो क्या किया जाए, उसको प्रोपोगेट किया जाए, उसको प्रमोट किया जाए या उसकी आइडियोलॉजी को प्रमोट किया जाए। मतलब इस तरह का टैक्स किसी से नहीं लिया जाएगा। मतलब किसी क्रिश्चियन से ये टैक्स नहीं लिया जाएगा कि तुम टैक्स दो उससे मैंने मस्जिद बनानी है, या किसी मुस्लिम से ये टैक्स नहीं लिया जाएगा कि तुम टैक्स दो, तुम्हारे इस टैक्स से हमने क्या बनाना है जी, चर्च बनाना है या सिनागॉग बनाना है या कुछ भी बनाना है। मतलब इस तरह का टैक्स आप जो है ना पर्टिकुलर रिलीजन में किसी से नहीं लेंगे। फिर आर्टिकल 22 हमें ये बोलता है
कि हर बंदे को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर ये राइट है कि जनाब उसको उसके मज़हब की किताब ही पढ़ाई जाए। मतलब कि किसी के ज़बरदस्ती, अगर कोई क्रिश्चियन बच्चा है क्लास में, उसको ज़बरदस्ती आप इस्लामियत नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि आप या उसको आजकल ह्यूमैनिटीज़ पढ़ाई जाती है, अदब पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये जो है ना उनको सेफ़ गार्ड है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कि उनको जनाब विद रिस्पेक्ट टू देयर रिलीजन उसी तरह का कंटेंट पढ़ाया जाता है, बल्कि सबको सबके ऊपर जो है ना इम्पोज नहीं किया जाता। आई स्टिल रिमेंबर हमारे क्लास फेलो थे, वो हिंदू थे, तो उनको जो है ना वो अखलाकियात या ह्यूमैनिटीज़ इस तरह का जो है ना वो पढ़ाया जाता था, जो सब्जेक्ट होता था। हम इस्लामियात पढ़ते थे और वो ह्यूमैनिटीज़ या मोरालिटीज़ का सब्जेक्ट पढ़ा करता था। और ज़बरदस्ती जो है ना उस पर नहीं करना, ये उसको सेफ़ गार्ड हासिल है। तो आर्टिकल 20 से 22 तक सारा इसी के बारे में बात करता है। आर्टिकल 23 ये बताता है जनाब, अब आर्टिकल आगे प्रॉपर्टी की बात होगी। अब हर बंदा जो है ना जनाब वो प्रॉपर्टी रख सकता है। आपके पास पैसे हैं तो आप प्रॉपर्टी रखें जनाब, आपको हक है। उसके बाद आर्टिकल 24 ये बताता है कि जनाब आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, उसकी हिफाजत की जाएगी जी, कोई ज़बरदस्ती आपसे छीन नहीं सकता। ये आर्टिकल 24 बताता है हमें। आर्टिकल 25 बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, इक्वालिटी ऑफ सिटीजन्स, मतलब तमाम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के सामने बराबर हैं। हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, पंजाबी हो, सिंधी हो, बलोची हो, सारे लोग इक्वल हैं, सारे सिटीजन्स इक्वल हैं इन फ्रंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आर्टिकल 25A बात करता है राइट टू एजुकेशन, मतलब कि 6 से 16 साल के जो बच्चे हैं उनको जो है वो हुकूमत ने रियासती सतह पे उनकी तालीम का बंदोबस्त करना है, ये राइट टू एजुकेशन है आर्टिकल 25A के तहत। फिर आर्टिकल 26 और 27 हमें डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताता है। 26 हमें ये बताता है कि जनाब पब्लिक प्लेसेस के ऊपर आपने किसी बंदे के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी। अब कोई बंदा कोई ट्रांसजेंडर है तो उसको आप डिस्क्रिमिनेट ना करेंगे, ये ट्रांसजेंडर है। वो ख्वाजा सरा है तो ये ना कहें ये कहाँ से आ गया, इसको यहाँ से भगाओ। तो पब्लिक प्लेसेस के ऊपर हर बंदा जा सकता है, किसी के खिलाफ आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, ठीक है। ये आर्टिकल 26 बताता है। और आर्टिकल 27 भी हमें यही बताता है कि जो सर्विस है आपकी, जो पब्लिक जो वर्क स्पेस है, आपका जो ऑफिस है, आपकी जो कंपनी है, आपकी जो फर्म है, आपने उसके अंदर इस बुनियाद पे किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर देना, रिजेक्ट नहीं कर देना कि उसका मज़हब देख के उसको रिजेक्ट नहीं करना, उसका जेंडर देख के उसको आपने रिजेक्ट नहीं कर देना, ठीक है। तो ये सेफ गार्ड है हर बंदे को, ये प्रोटेक्शन हासिल है कि सर्विसेज के अंदर इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन उसके साथ नहीं की जाएगी। उसको जेंडर की बुनियाद पे सर्विस से नहीं निकाला जाएगा, उसको रिलीजन की बुनियाद पे सर्विस से नहीं निकाला जाएगा। तो ये सारी की सारी प्रोटेक्शन उनको हासिल है। आर्टिकल 28 बात करता है जनाब, आर्टिकल 28 बात करता है कि लैंग्वेज को प्रिजर्व किया जाएगा, स्क्रिप्ट को और कल्चर को प्रिजर्व किया जाएगा। ये हमें आर्टिकल 28 इसके मुतालिक बात करता है जी। अब हम चलते हैं जी, आगे चलते हैं और आगे चल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं। अब हम इसी के अंदर हमारे पास जो पार्ट 2 था उसका चैप्टर नंबर 2 आ गया है, ठीक है जी। अब चैप्टर नंबर 2 इसका प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी के बारे में बताएगा। जो हमारी पॉलिसी बननी है स्टेट लेवल की, उसके बुनियादी जो प्रिंसिपल्स हैं, जो उसूल व ज़वाबित हैं, उन उसूलों के ख़िलाफ़ कोई पॉलिसी नहीं बनानी है। वो असूल कौन से हैं देखें जी। आर्टिकल 29 बोलता है जी प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी के बारे में, ठीक है। आर्टिकल 29 प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी के बारे में बात करेगा। और आर्टिकल 30 बोलता है रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी। फिर आर्टिकल 31 बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, इस्लामिक वे ऑफ लाइफ, मतलब कि स्टेट ऐसे इंतजाम करेगी कि हर मुसलमान अपनी इज्तमाही और इनफरादी ज़िंदगी में इस्लाम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सके। आर्टिकल 32 बोलता है हमें जी प्रमोशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट के बारे में। लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको प्रमोट किया जाएगा, उनको क्या किया जाएगा जी, उनको प्रमोट किया जाएगा। ये उसके मुतलिक बात करते हैं जी आर्टिकल 32। फिर आर्टिकल 33 ये बोलता है कि पेरोकियल एंड सिमिलर प्रेजुडिसेस टू बी डिस्करेज, मतलब कि किसी भी तरह का जो तासुब है, जो लिसानी तो तासुब है, ज़ुबान का तासुब है, इलाके का तासुब है, एथनिसिटी का, मज़हब का तासुब है, वो ख़त्म किया जाएगा। मतलब कि उसकी बुनियाद पे कोई पॉलिसी नहीं बनानी, बल्कि हर तासुब को पीछे छोड़ के पॉलिसी बनानी है सब लोगों के लिए। आर्टिकल 34 बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, ये बात करते हैं जी वुमेन की फुल पार्टिसिपेशन होनी चाहिए नेशनल लाइफ के अंदर, ठीक है। और आपको पता है वीमेन से आगे, औरत से आगे, ख़वातीन से आगे क्या बनती है, फैमिली बनती है। तो आर्टिकल 35 बताता है जी प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली। आर्टिकल 35 क्या बोलता है जी,
प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली के बारे में। आर्टिकल 36 हमें बताता है जी कि माइनॉरिटीज़ की भी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। हमारी जो माइनॉरिटीज़ हैं, हमारी जो अक़लियतें हैं, उनकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए, उनकी हिफाजत होनी चाहिए, आर्टिकल 36। और आर्टिकल 37 हमें बोलता है कि जो समाजी इंसाफ है, जो सोशल जस्टिस है, उसको प्रमोट किया जाए। और आर्टिकल 38 हमें बताता है जी जो लोगों की सोशल और इकोनॉमिक वेल बीइंग है उसका ख्याल रखा जाए, बंदे सोशली भी बेचारे ग्रो कर सकें और इकोनॉमिकली भी वो ग्रो कर सकें। ये आर्टिकल 38 हमें ये बताता है, ये प्रिंसिपल है उस पॉलिसी का। आर्टिकल 39 हमें बताता है कि आर्म्ड फोर्सेस के अंदर, मुसल्लह अफवाज के अंदर आपने पार्टिसिपेशन कैसे करनी है। और आर्टिकल 40 ये बताता है कि हमने रियासती सतह पर मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशन को, अपने बॉन्ड्स को बड़ा स्ट्रॉन्ग करना है जी। ये आर्टिकल 40 हमें बताते हैं जी, आर्टिकल 40। तो यहाँ पे हमारे जो पार्ट्स 2 थे, पार्ट 1 और पार्ट 2, यहाँ तक आर्टिकल 40 तक क्या हुए कंप्लीट। यहाँ तक एक एक का आर्टिकल जो है वो आपको ज़ुबानी अज़बर होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए आर्टिकल 40 तक, राइट। अब हम चलते हैं आगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के ऊपर बात करेंगे और इंशाल्लाह जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उसको मैं मुकम्मल करवाता हूँ। अब हम पार्ट 3 पे आ गए हैं। पार्ट 3 हमारी फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में बात करेगा कि पाकिस्तान की जो फेडरेशन है, जो वफाक है, वो एक्चुअल में है क्या, उस वफाक के अंदर फेडरेशन के अंदर कौन कौन आता है। तो आर्टिकल 41 से लेकर 100 तक हमारे फेडरेशन के बारे में बात होगी। आर्टिकल 41 से 100 तक फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में बात की जाएगी। ये पार्ट नंबर 3 है और इस पार्ट के अंदर भी आगे फर्दर कुछ चैप्टर्स बने होंगे, हर चैप्टर डिफरेंट डायमेंशन में बात करता होगा। क्लियर जी। चलें आगे चलते हैं जी हम पार्ट नंबर 3 पे। टोटल 12 पार्ट्स हैं, मैंने सारे आपको बताए वक्तन फ़क्तन, और ये सारे मैं आपको इन डिटेल बताता हूँ यहाँ पे। लें जी, पार्ट 3 का चैप्टर 1 बात करता है जी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के बारे में। 41 से 49 आपके मुल्क के प्रेसिडेंट के बारे में, आपके सदर पाकिस्तान के बारे में पार्ट 3 का चैप्टर 1 बात करेगा। और चैप्टर 1 के आर्टिकल 41 से 49 आपके प्रेसिडेंट के बारे में बात करेगा। ठीक है, वैसे यहाँ पे मैंने कुछ उसकी ट्रेड्स बता दिए, मोटी मोटी बातें बता दी हैं। आपका जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट बनने के लिए मुस्लिम होना ज़रूरी है, पाकिस्तानी सिटीज़न हो, ठीक है, और 45 साल उसकी कम से कम एज हो। आपको पता है कि नेशनल असम्बली का मेंबर बनने के लिए कितनी एज चाहिए, 25 साल। सेनेट का मेंबर बनने के लिए आपको 30 साल चाहिए, गवर्नर बनने के लिए 35 साल और प्रेसिडेंट बनने के लिए 45 साल। ये चीज़ें लिख लें जी, सारी चीज़ें अब इसके ऊपर नहीं लिखी जा सकती, मैं आपको वक्तन फ़क्तन साथ साथ बताता जाता हूँ। अब मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली। अब वो कौन कौन सी क्वालिफिकेशन है कि नेशनल असम्बली का मेंबर बनने के लिए वो एलिजिबल हो, वो आगे चल के बताऊँगा। आर्टिकल 62 और 63 में बड़े इंपॉर्टेंट हैं। प्रेसिडेंट को 5 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है, आपको पता है। 2 टर्म से ज़्यादा वो प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हो सकता। और अगर प्रेसिडेंट को हटाना है तो उसके लिए प्रोसेस होता है इम्पीचमेंट का प्रोसेस। किसका? इम्पीचमेंट का प्रोसेस होता है। इसके अलावा उसने 5 साल पूरे ही करने होते हैं। अंडरस्टैंड जी। चले आगे चलते हैं जी। अब उसका प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस तरह से होता है, प्रेसिडेंट को इलेक्ट कैसे किया जाता है। प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के ज़रिए। अब इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब ये है कि कौन कौन से बंदे हैं जो वोट देते हैं तो प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है। अब देखिए, ना मैं वोट देता हूँ, ना आपके वोट से, ना उसके वोट से होता है। डायरेक्ट हम वोट नहीं देते प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए, बल्कि जो हमने MPAs और MNAs इलेक्ट किए होते हैं अपने वोट से, वही MPAs और MNAs जाके प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। अब प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए कौन कौन बंदा वोट देता है जी? मेंबर्स ऑफ नेशनल असम्बली, मतलब आपकी नेशनल असम्बली के मेंबर वोट देंगे। और 336 जो है मेंबर्स ऑफ सेनेट, सेनेट के मेंबर्स जो हैं वो वोट देंगे, जो 96 हैं। और मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असम्बलीज़, जो आपकी प्रोविंशियल असम्बलीज़, चारों सूबों की प्रोविंशियल असम्बलीज़ हैं, वो सारे बंदे वोट देंगे। और ये उसके बाद आपका प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट होगा। नेशनल असम्बली के मेंबर्स, सेनेट के मेंबर्स और तमाम सूबों की सूबाई असम्बलियों के मेंबर्स जो हैं वो वोट देंगे प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए। जिस बंदे के ज़्यादा वोट्स निकलेंगे वो क्या हो जाएगा? प्रेसिडेंट हो जाएगा। तो प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज क्या है ये मैंने आपको बता दिया। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बात नहीं थी, लेकिन मैंने आपको मज़ीद ये खोल के बता दी। अब हम देखते हैं जी आर्टिकल 44, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 44 ये बताता है कि प्रेसिडेंट की टर्म 5 साल की होगी। आर्टिकल 45 ये बताता है कि प्रेसिडेंट को माफ़ करने की, पार्डन की, फॉरगिवनेस की पावर है। आपने अक्सर सुना होगा कि ईद पे, शबरात पे प्रेसिडेंट ने फ़लाँ कैदियों को इतनी सज़ा माफ़ कर दी,
47 प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है इम्पीचमेंट के ज़रिए उस पर इल्ज़ाम लगे और इल्ज़ाम साबित हो जाए तो प्रेसिडेंट को हटा देंगे, ये इम्पीचमेंट है। आर्टिकल 48 ये बताता है कि प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर एक्ट करके सारा काम करना है, खुद से सारा कुछ नहीं करने लग जाना, बल्कि प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे काम करना है। आर्टिकल 49 ये बताता है कि अगर प्रेसिडेंट एक वक्त ना मौजूद हो, हाजिर ना हो, मुल्क से बाहर गया हो, अब फिज़िकली अनफिट हो जाए या कुछ और हो जाए, तो चेयरमैन सेनेट या स्पीकर नेशनल असेंबली उसकी जगह पे प्रेसिडेंट की ड्यूटीज़ परफॉर्म कर सकता है, प्रेसिडेंट का एडिशनल चार्ज ले सकता है जी। ये आर्टिकल 49 बताता है, ठीक है। तो आर्टिकल 41 से 49 उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको बता दिए, ये थे जनाब किसके बारे में, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए, राइट जी। तो ये आपका चैप्टर पूरा हुआ, लेकिन अभी तक पार्ट पूरा नहीं हुआ। चले आगे चलते हैं जी। अब चैप्टर 2 आ गया जी, पार्ट 3 का। अब इसमें हम बात करेंगे जी पार्लियामेंट या मजलिस शूरा ऑफ पाकिस्तान की मजलिस शूरा के बारे में बात होगी, आर्टिकल 50 से आर्टिकल 69 तक, ठीक है। मतलब चैप्टर 2 जो है वो पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान के बारे में बात करेगा, मजलिस शूरा के बारे में बात करेगा, और इसमें आर्टिकल्स आते हैं 50 से 69, मतलब 41 से 49 तक तो प्रेसिडेंट था, आगे 50 से 69 जो है वो मजलिस शूरा है। लेकिन आपकी फेडरेशन बनती ऐसे है ना, उसमें प्रेसिडेंट आता है, फिर आपकी मजलिस शूरा आती है, मजलिस शूरा में आपकी नेशनल असेंबली है और आपका सेनेट है, ठीक है। तो फिर आपका जो है ना वो फेडरेशन बनती है। चलें इसको डिस्कस करते हैं जी। आर्टिकल 50 जो है वो बोलता है मजलिस शूरा 2 हाउसेस पे मुश्तमिल होगी जी, 2 हाउसेस पे और एक प्रेसिडेंट, 2 हाउसेस और एक प्रेसिडेंट मिल के जो है वो मजलिस शूरा बनाएंगे। 2 हाउसेस कौन से हैं जी, नेशनल असेंबली और सेनेट। नेशनल असेंबली बोलते हैं लोअर हाउस को, सेनेट बोलते हैं अपर हाउस को, ठीक है। आर्टिकल 51 जो है वो नेशनल असेंबली की कंपोजिशन के बारे में बात करता है कि नेशनल असेंबली में कितने मेंबर्स होंगे। तो याद रखिए नेशनल असेंबली जो है जो लोअर हाउस है उसमें 336 मेंबर्स हैं। कितने जी, 336 एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं हमारी नेशनल असेंबली में, हमारे लोअर हाउस में। और उसमें आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, तो 224 जो है वो 2/3 मेजोरिटी है। ये वैसे मैंने आपको बताया इन्फॉर्मेशन के लिए। पाकिस्तान की जो करंट नेशनल असेंबली चल रही है वो 16th है और उसकी टर्म है 2024 से 2029 तक, ठीक है जी। अब ये देखें जी, जो टोटल सीट्स हैं नेशनल असेंबली की 336 हैं, इसमें 266 जनरल सीटें हैं, याद रखना है 336 टोटल सीट्स हैं हमारी नेशनल असेंबली की, इसमें 266 जनरल सीट्स हैं जिनके ऊपर लोग इलेक्शन लड़ के जीत के यहाँ पे आएंगे, और फिर जो 60 हैं ये रिजर्व्ड हैं, ये औरतों को मिलनी है, ठीक है। कोई औरत वो जो पार्टिसिपेट करे या ना करे, 60 सीटें ख़वातीन को जानी ही जानी हैं, और वो हर पार्टी अपनी जीती हुई सीटों के मुताबिक उसको एक हिस्सा मिलेगा कि आपने इतनी और जो है ना ख़वातीन उनको आपने जो है ना वो शिरकत देनी है नेशनल असेंबली के अंदर अपनी पार्टी की तरफ से। तो उन्होंने सारी पार्टीज़ ने मिल के 60 ख़वातीन को इलेक्ट करना ही करना, अपॉइंट करना ही करना है जी नेशनल असेंबली के अंदर। और 10 सीटें नॉन मुस्लिम्स के लिए हैं, ये नॉन मुस्लिम्स भी इलेक्शन के ज़रिए नहीं आते, इनको भी जो है ना वो हर पार्टी नॉमिनेट करती है। 60 सीटें औरतों के लिए, ये औरतें इलेक्शन नहीं लड़ती, ये वाली 60 सीटें, ठीक है। इसके अलावा ख़वातीन इलेक्शन लड़के आ सकती हैं जनरल सीट्स के ऊपर, लेकिन ये 60 सीट्स ख़वातीन को ही मिलनी है, और ये 10 सीटें नॉन मुस्लिम्स को ही मिलनी है, इलेक्शन के बगैर वो ये उनको ये सीटें मिलेंगी, ठीक है। अब ये आर्टिकल 51 के बारे में इसकी कॉम्पोजिशन के बारे में बताया हुआ है। आगे चलते हैं जी। अब प्रोविंशियल असम्बलीज़ के बारे में थोड़ा सा बताया गया जी। प्रोविंशियल असम्बलीज़ में आपको पता है कि पंजाब की जो है ना टोटल सीट्स 173 हैं नेशनल असम्बली में, ठीक है। देखो नेशनल असम्बली की टोटल 336 सीट्स थी, कितनी 336 सीट्स थी। उन 336 सीट्स में जनाब देखें जी कितनी पंजाब से 173 पंजाब से हैं, मतलब मेजोरिटी तो पंजाब से निकल गई। सिंध से सिर्फ और सिर्फ 75 सीटें हैं, सिंध से 75 सीटें, मतलब कि सिंध से 75 MNA इन 336 में आएंगे, 75 MNA सिंध के 336 में होंगे, और 173 MNA पंजाब से इन 336 में होंगे, नेशनल असेंबली में होंगे। केपी के से ये 55 MNA जनाब इन 336 नेशनल असेंबली का हिस्सा होंगे, और बलूचिस्तान से ये 20 MNA जो हैं वो 336 का या नेशनल असेंबली का हिस्सा होंगे, ठीक है। इस्लामाबाद की 3 जनरल सीट्स हैं, ये उन्होंने इलेक्शन लड़के ही आना है, कोई सीट रिजर्व नहीं की गई ना औरतों के लिए ना माइनॉरिटीज़ के लिए, ठीक है। और फिर आपको पता है कि 10 सीट्स हैं वो नॉन मुस्लिम के लिए रिजर्व्ड हैं, और ये पार्टीज़ जो है ना वो खुद करती हैं उनको अलॉट। अंडरस्टैंड जी, यहाँ तक आपको पॉइंट की समझ आ गई है। अब आगे हम चलते हैं जी।
आर्टिकल 52 बात करता है जी ड्यूरेशन के बारे में। आर्टिकल 52 बात करता है ड्यूरेशन के बारे में। आपको पता है नेशनल असम्बली की जो ड्यूरेशन है वो 5 साल है। इससे पहले कि कहीं वो अपना कॉन्फिडेंस जो है वो लूज़ ना कर दे, वरना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत जो है उसको ख़त्म कर दिया जाता है। आर्टिकल 58 इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हमने बात की। देखिए बीच में मैंने कितने आर्टिकल्स को मिस कर दिया क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं थे आपके लिए। आर्टिकल 58 बताता है कि डिसोल्यूशन ऑफ नेशनल असम्बली, नेशनल असम्बली को कैसे डिसॉल्व किया जा सकता है। आर्टिकल 58 के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर की कंसेंट पे, प्राइम मिनिस्टर की रजामंदी पे नेशनल असम्बली को डिसॉल्व किया जा सकता है। आर्टिकल 52 हुआ करता था किसी टाइम, वो ये कहता है कि जनाब प्राइम मिनिस्टर अगर मौजूद ना हो, उसकी डेथ हो जाए, कुछ और हो जाए तो नेशनल असम्बली डिसॉल्व की जा सकती है। 58(2) भी ये बोलता है कि जनाब जो ये वो 58(2) भी था जिसके मुताबिक प्रेसिडेंट किसी भी वक्त चाहता तो वो नेशनल असम्बली डिसॉल्व कर सकता था। और इसलिए आपको पता है कि 1990 में बेनज़ीर की नेशनल असम्बली डिसॉल्व हुई, 93 में जनाब जो है वो फिर मियाँ नवाज शरीफ की नेशनल असम्बली डिसॉल्व हुई, 1996 में बेनज़ीर की अगेन डिसॉल्व हुई, और आगे जो है जाके फिर आपने मज़ीद देखा 58(2) भी को उन प्रेसिडेंट्स ने यूज़ किया और नेशनल असम्बली डिसॉल्व कर दी। अंडरस्टैंड जी। 59 ये बोलता है कि सेनेट के बारे में बात करता है, सेनेट या अपर हाउस के बारे में। आपको पता है टोटल 96 सीटें हैं सेनेट के अंदर, 23 मेंबर्स हर प्रोविंस से आते हैं और 4 सीटें जो है वो इस्लामाबाद से हैं। ठीक है जी। 23 को 4 से ज़रब दें तो कितना बनता है जी, 96 बनता है। सॉरी 23 46, तो ये 92 हो गया। 92 में 4 जमा किए तो कितना हो गया, 96। तो ये आपके पास 96 सीटें हैं जी अपर हाउस की या सेनेट की। 23 तमाम प्रोविंसेस, हर प्रोविंस 23 बंदे भेजेगा, 4 इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी से होंगी। ठीक है। और सेनेटर बनने के लिए कि मस्ट सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान हो, उसकी 30 साल एज हो, 6 साल के लिए इलेक्ट होते हैं और 3 साल में जो है ना वो हाफ रिटायर हो जाते हैं। ठीक है। इसलिए सेनेट ख़त्म नहीं होता, इसमें नए नए बंदे आते रहते हैं। अब इसमें मज़ीद कॉम्पोजिशन देखें जी। पंजाब में से जो 23 बंदे आने हैं वो 23 बंदे 23 जो हैं 23 सीट्स जो हैं वो जो है वो डिवाइड कैसे की हुई हैं 23 सीट्स। देखिए पंजाब में से 14 जो है ना वो तो जनरल 14 बंदे होंगे, 4 सीटें होंगी टेक्नोक्रेट्स की। टेक्नोक्रेट का मतलब ये है कि किसी भी फील्ड के अंदर जो मंझा हुआ एक्सपर्ट बंदा, एजुकेशन में, ब्यूरोक्रेसी में, इकोनॉमिक्स में, सोशल साइंस, कहीं किसी भी चीज़ में, तो 4 सीटें टेक्नोक्रेट्स को जाएंगी, 4 ख़वातीन को जाएंगी और 1 नॉन मुस्लिम को जाएगी। तो ये पंजाब के जो 23 बंदे हैं ये इस तरह उनकी डिवीज़न होगी। 14 जनरल सीटें होंगी उनकी, 4 टेक्नोक्रेट्स को सीटें देगा, 4 वुमेन आएंगी उसमें और 1 नॉन मुस्लिम होगा। तो इस तरह से ये 23 सीटें बनती हैं पंजाब की। बाकी सिंध का, KP का, बलूचिस्तान का, उनकी भी 23 सीटों की ऐसी डिवीज़न है। सिंध में से भी 14 बंदे जनरल होंगे सेनेटर्स, 4 टेक्नोक्रेट्स होंगे, 4 उसमें वुमेन होंगी और 1 उनमें नॉन मुस्लिम होगा। बिल्कुल ऐसे KP में भी ऐसे है, बलूचिस्तान में भी ऐसे है। इस्लामाबाद में थोड़ा डिफरेंट है, इस्लामाबाद से टोटल 4 सीटें होती हैं, 2 जनरल सीट्स हैं, 1 टेक्नोक्रेट को लेके आएंगे और 1 वुमेन को लेके आएंगे। ठीक है जी। तो ये सारी इसकी इस तरह से अंडरस्टैंडिंग है। तो ये देखें सारे टोटल कुल मिलाएं तो जनरल सीटें 58 हुई सारे सूबों की, 17 टेक्नोक्रेट्स आएंगे, 17 वुमेन आएंगी और जनाब 4 आपके नॉन मुस्लिम होंगे, तो टोटल 96 सीटें बनती हैं। ठीक है। तो ये आपने कंपोजिशन इस तरह से याद रखनी है। अंडरस्टैंड। अब हम आगे चलते हैं। आर्टिकल 60 बात करते हैं जी चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के बारे में। ठीक है। सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन। अब आपने जो रिसेंट चेयरमैन हैं सेनेट के उनका नाम याद कर लेना है और जो डिप्टी चेयरमैन है उनका नाम आपने याद कर लेना है लास्ट में। आर्टिकल 62 बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, ये बात करते हैं जी क्वालिफिकेशंस कि कौन कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ हैं, उसके मुताबिक कोई बंदा जो है वो पार्लियामेंट का हिस्सा बन सकता है, मजलिस शूरा का मेंबर बन सकता है। तो क्वालिफिकेशंस में ये बताया जनाब वो नमाजी परहेज़ी हो, ईमानदार हो, सादिक अमीन हो और मतलब कि सारी अच्छाइयाँ उसके अंदर हो, ये क्वालिफिकेशंस हैं। फिर डिसक्वालिफिकेशन के अंदर ये है, मतलब डिसक्वालीफाई कब हो जाएगा वो, जब वो बेईमान साबित हुआ या गैर सादिक और गैर अमीन साबित हुआ तो वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा, वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं रह सकता। ठीक है। तो आपको याद होगा कि 2017 के अंदर मियां नवाज शरीफ की जो गवर्नमेंट टॉपल हुई थी तो आर्टिकल ये 60, 62, 63 के तहत हुई थी, उन्होंने इस वजह से डिसक्वालीफाई किया था उनको। आर्टिकल 68 ये बोलता है कि पार्लियामेंट के अंदर, मजलिस शूरा के अंदर जो डिस्कशंस हो रही होंगी उनमें किसी जज के ऊपर, चीफ जस्टिस के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के जज पे, हाई कोर्ट के जज के ऊपर डिस्कशन नहीं की जाएगी, उन पे अल्फाजबाजी तानाजनी नहीं की जाएगी। ये आर्टिकल 68 आपको बताता है।
अंडरस्टैंड। तो ये भी फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चल रही है, आपका पार्ट नंबर 3 चल रहा है। आगे जनाब आर्टिकल 70 है, हमें ये बताता है इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल्स। तो मतलब कि बिल कैसे पास होता है, इंट्रोड्यूस कैसे होता है। तो याद रखिए जो मनी बिल होता है ना, जिसमें बजट पास होना होता है, वो हमेशा लोअर हाउस से स्टार्ट होता है, लोअर हाउस से। इसके अलावा अगर कोई भी बिल है तो वो किसी और जगह से स्टार्ट हो सकता है, वो सेनेट से भी शुरू हो सकता है, नेशनल असेंबली से भी शुरू हो सकता है। लेकिन जो मनी बिल है, जो बजट के हवाले से है, पैसे के हवाले से है, वो हमेशा लोअर हाउस से शुरू होना है वो बिल। इसके अलावा कोई भी ऑर्डिनरी बिल है वो नेशनल असेंबली भी स्टार्ट कर सकती है, सेनेट भी स्टार्ट कर सकता है। और आपको पता है कि ऑर्डिनरी बिल को पास करने के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल को अमेंड करने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए, और 2/3 मेजोरिटी आपको पता है 224 हैं 336 में से। आर्टिकल 89 हमें बोलता है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस। आपको पता है कि कभी कभार ऐसा होता है कि पार्लियामेंट फुली इफेक्टिव नहीं होती, या रूलिंग गवर्नमेंट की उस तरह से मेजोरिटी नहीं होती, तो फिर वो कोई लेजिस्लेशन पास नहीं कर सकती। फिर वो ये करते हैं कि अपनी प्रेसिडेंट के ज़रिए डिफरेंट प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स निकलवाते हैं, ऑर्डिनेंसेस निकलवाते हैं। तो वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स या प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंसेस जो हैं वो भी लेजिस्लेशन का काम करते हैं। तो ये जनाब हमारे पास क्या है जी, आर्टिकल 89 जो कि बात करता है ऑर्डिनेंसेस के बारे में। ठीक है जी, अब इसका चैप्टर नंबर 3 आ गया जी, चैप्टर नंबर 3 उसी का हमारे पास। ठीक है, अब ये इसमें 91 कैबिनेट के बारे में बात करता है कि कैबिनेट होगी, उसमें मिनिस्टर्स होंगे, उसको लीड जो कर रहा होगा प्राइम मिनिस्टर होगा। फिर आर्टिकल 95 बड़ा इंपॉर्टेंट है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर। मतलब कि जब नेशनल असेंबली में प्राइम मिनिस्टर अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दे तो उसको हटाने के लिए, उसकी गवर्नमेंट को टॉपल करने के लिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया जा सकता है। तो उसके तहत जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो डिसमिस हो जाएगा, उसकी जो असेंबली है वो भी सारी डिज़ोल्व हो जाएगी। ठीक है, लेकिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के रेजोल्यूशन को स्टार्ट करने के लिए कम से कम 20% लोग वोट दें तो इस रेजोल्यूशन को, इस इनिशिएटिव को मूव किया जाता है। आर्टिकल 100 बात करते हैं जी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान। ये आपने याद रखना है, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान। अटॉर्नी जनरल ये होता है कि देखें आपको पता है ना कि आपका कोई घरेलू मसला बन जाए तो आप कोई वकील रखते हैं, फिर वकील आपका मुकदमा लड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर स्टेट का कोई जुडिशल मामला हो तो स्टेट का जो वकील होता है, जो स्टेट का एडवोकेट होता है, जो स्टेट का प्रोसिक्यूटर होता है, वो हमारे पास क्या होता है जी, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान होता है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान, जो कि स्टेट के मुकदमात को कोर्ट के अंदर जाके पेश करता है, वो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान होता है। ठीक है, और ये वक्तन फ़वक्तन लेजिस्लेचर के ऊपर भी मशवरे देता रहता है, नेशनल असेंबली को और सेनेट और इन मामलात के अंदर। अंडरस्टैंड जी, यह बात आपने याद रखनी है जी। इसके बाद हम पहुँचे हैं जी पार्ट नंबर 4 के ऊपर। आपको पता है टोटल 12 पार्ट्स हैं, तो पार्ट नंबर 4 बात करता है प्रोविंसेस के ऊपर। और प्रोविंसेस तो ये आर्टिकल 101 से 140 तक जाते हैं। 140 ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहीं बता देता हूँ ताकि आगे जाते तक याद हो जाएगा। 140 ये बात करता है जी अबाउट लोकल गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं। चलें आगे चलते हैं जी, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट के ऊपर बात होगी। अब आपको पता है कि फेडरेशन के अंदर प्रेसिडेंट होता है और प्रोविंसेस के अंदर गवर्नर होता है। अंडरस्टैंड। तो इसका चैप्टर नंबर 1 जो है वो 101 से 105 आर्टिकल्स तक है, और ये बात करता है गवर्नर के बारे में। ठीक है, तो याद रखिए गवर्नर जो है वो सूबों के अंदर फेडरेशन का रिप्रेजेंटेटिव होता है, क्योंकि देखें गवर्नर को अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है ना। अंडरस्टैंड, तो ये उन्हीं का रिप्रेजेंटेटिव है। 101 आर्टिकल बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, तो गवर्नर के लिए 35 ईयर्स एज चाहिए होती है। चैप्टर नंबर 2 इसमें बात करता है जी प्रोविंशियल असेंबलीज़ के बारे में, और ये 106 से 128 आर्टिकल्स हैं। गवर्नर जो था उसके आर्टिकल 101 से 105 थे, चैप्टर नंबर 1 था, और इसी में जो है वो चैप्टर नंबर 2 जो है वो प्रोविंशियल असेंबलीज़ पे है, 106 से 128 आर्टिकल्स। और 106 आर्टिकल इसमें इंपॉर्टेंट है, वो ये बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, मतलब कि प्रोविंशियल असेंबलीज़ को किस तरह बनाया जाएगा, उसमें MPAs किस तरह से आएंगे, किस तरह से इलेक्ट होंगे। अंडरस्टैंड, तो इसमें ये बस इंपॉर्टेंट थे पॉइंट्स आपको समझाने के लिए। अब आगे आप देखें जी प्रोविंशियल असेंबली के अंदर सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होती है प्रोविंशियल असेंबली में। आपको पता है पंजाब की जो टोटल सीट्स हैं ना प्रोविंशियल असेंबली की, वो हैं 371 सीटें। इसमें जनरल 297 हैं, तो 297 मतलब PP1 से शुरू होकर PP 297 तक चलेगा। ठीक है, 66 सीटें जो हैं वो वुमेन के लिए हैं, ये बगैर इलेक्शन की आएंगी। नॉन मुस्लिम्स के लिए 8 सीटें, ये भी बगैर इलेक्शन की आएंगे।
371 टोटल सीट्स हैं पंजाब की प्रोविंशियल असम्बली की। इसमें जनरल सीटें 297 हैं, 297 पे इलेक्शन होंगे। 66 औरतों के लिए हैं, नो इलेक्शन। 8 नॉन मुस्लिम्स के लिए हैं, नो इलेक्शन। आगे सिंध है, सिंध में 168 सीट्स हैं। इसमें जनरल 130 हैं, वुमेन के लिए 29 हैं, नॉन मुस्लिम्स के लिए 9 रिजर्व्ड हैं। ठीक है, इसमें ये मोटी मोटी चीज़ें आप लोगों ने याद करनी है। आगे KPK है, KPK में टोटल 145 सीट्स हैं, 115 जनरल हैं, वुमेन के लिए 26 और नॉन मुस्लिम के लिए 4। इसमें आपने ये मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद करना है कि टोटल सीट्स कितनी हैं और इसमें जो है ना वुमेन के लिए कितनी सीट्स इसमें रिजर्व है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बलूचिस्तान की टोटल 65 सीटें हैं जी, जनरल 51 हैं, वुमेन के लिए 11 रिजर्व्ड है, नॉन मुस्लिम के लिए 3। ये मोटी मोटी और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, इंटरव्यू के अंदर भी ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। अब आर्टिकल 112 बात करता है डिसोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल असम्बली, कि प्रोविंशियल असम्बली को कैसे डिसॉल्व किया जा सकता है। आगे आर्टिकल 128 ये बात करता है कि जो गवर्नर है वो ऑर्डिनेंस किस तरह प्रोमलगेट कर सकता है। देखिए फेडरेशन के अंदर डी स्टूडेंट्स हम देख रहे थे कि नेशनल असम्बली को कैसे डिसॉल्व किया जाता था, किसको, नेशनल असम्बली को कैसे डिसॉल्व किया जाता था। ये आर्टिकल 58 था। अब देखें अब ये जो हमारे पास आर्टिकल 112 है ये प्रोविंशियल असम्बली को बता रहा है कि कैसे डिसॉल्व होगी। ठीक है, आगे हमारे पास पावर ऑफ गवर्नर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस, ये आर्टिकल 128 है। पीछे हमारे पास प्रेसिडेंट कैसे ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करता था। ये इस तरह से आपने याद रखना है कि फेडरेशन में प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस था और प्रोविंसेस के अंदर गवर्नर का ऑर्डिनेंस है, बस इतना सा फ़र्क पड़ रहा है चीज़ों का। अब इसी में चैप्टर नंबर 3 है प्रोविंसेस के अंदर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स कैसे काम करेंगी। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स तो 129 आर्टिकल से लेकर 140A आर्टिकल तक ये हमारे पास प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स पे बात होगी। इसमें आर्टिकल 136 बड़ा इंपॉर्टेंट है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए चीफ मिनिस्टर को कैसे हटाया जा सकता है, उसकी असम्बली कैसे डिसॉल्व की जा सकती है। ठीक है, नेशनल असम्बली को डिसॉल्व करने का आर्टिकल, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने का आर्टिकल 95 था, जबकि प्रोविंशियल असम्बली का वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस 136 आर्टिकल है। ठीक है, और आर्टिकल 140 एडवोकेट जनरल ऑफ द प्रोविंस। पीछे अटॉर्नी जनरल था नेशनल लेवल पे, फेडरेशन का अटॉर्नी जनरल होता है और प्रोविंस का एडवोकेट जनरल होता है। ठीक है, फिर आर्टिकल 140 ये बोलता है कि हर प्रोविंस के अंदर लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए। ये मोटी मोटी बातें थी यहाँ पे। आगे चलते हैं जी, पार्ट 5 आ गया। पार्ट 5 बात करेगा जी, देखिए हमने पार्ट 3 में देखा था फेडरेशन, पार्ट 4 में हमने प्रोविंस देखे। अब पार्ट 5 बात करेगा कि फेडरेशन और प्रोविंस के दरमियान रिलेशन को मेंटेन कैसे करना है, ये हमारे पास पार्ट 5 होगा। ठीक है जी, पार्ट 5 इस चीज़ के मुतालिक ही बात करेगा, इनके रिलेशन कैसे चलेंगे जी। लें जी, चैप्टर नंबर 1 बात करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स, 141 से 144। ठीक है, याद करें या इसको ना याद करें, याद कर लें तो आपके लिए अपनी आसानी है। आर्टिकल 141 ये बताता है कि एक्सटेंट ऑफ फेडरल एंड प्रोविंशियल लाज। फिर चैप्टर नंबर 2 आ गया, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस, 145 से 152। फिर चैप्टर नंबर 3 स्पेशल प्रोविजंस हैं 152A से 159। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है स्पेशल प्रोविजंस वाला, इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करते हैं जी। इसमें जो चंद इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं ये रिलेशन बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंस, उस पर हम करते हैं बात। आर्टिकल 152A ये बात करते हैं जी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाई जाएगी। आर्टिकल 153 काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट पे बात करता है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बनाई जाए जी। इसका बुनियादी मकसद ये होता है कि सूबे और फेडरेशन के दरमियान अगर कोई मसला खड़ा हो गया है तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट इसको हल करेगी। तो इसका जो चेयरमैन होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है और बाकी सारे चीफ मिनिस्टर्स इसका हिस्सा होते हैं। तो आर्टिकल 153 के तहत काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बनाई जाती है। आर्टिकल 156 के मुताबिक नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल बनाई जाती है, प्राइम मिनिस्टर इसका चेयरमैन होता है जी, सारे चीफ मिनिस्टर्स होते हैं इसमें और कुछ फेडरल मिनिस्टर्स भी होते हैं। इसने बुनियादी तौर पे ये तय करना होता है कि मुल्क के अंदर जो इकोनॉमिक्स है वो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कैसे बनाई जाएँ और बाकी मामला कैसे चलाए जाएँ। तो आर्टिकल 156 इसके ऊपर बात करते हैं जी, राइट जी। ले जी, आगे आ गया पार्ट 6। अब ये जो पार्ट नंबर 6 है इसमें हमने बस एक चीज़ ही देखनी है, उसको हम लेट्स मूव करते हैं आगे जी। इसका ये पार्ट जो है ना हमारा जाएगा आर्टिकल 160 से 174 तक हमारा ये पार्ट जाता है, लेकिन इसमें हमने देखना है 160 नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड। नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड जो है वो
160 आर्टिकल के अंदर डिस्कस किया गया है। नेशनल फाइनेंस कमीशन क्या होता है, इस पे अलहदा पूरा एक पूरा टॉपिक है, पूरा लेक्चर इस पे बन सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 160 के तहत होता है, ठीक है। फिर आर्टिकल 166 ये बताता है कि फेडरल गवर्नमेंट बोरोइंग कैसे कर सकती है, पैसे उधार कितने और कैसे ले सकती है। आर्टिकल 167 ये बताता है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट उधार कैसे ले सकती है। और 168 आर्टिकल बताता है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान। अब ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान जो होता है, इसका बुनियादी तौर पे काम ये होता है, उसने ये देखना होता है कि जो पब्लिक स्पेंडिंग हुई है उसके अंदर कितनी ट्रांसपेरेंसी थी, उसमें कितने फाइनेंशियल डिसिप्लिन का ख्याल रखा गया है, उसमें कितनी ट्रांसपेरेंसी थी, चीज़ों को कितने शफाफ तरीके से जो प्रोजेक्ट चला है उस पर किस तरह से पैसा खर्च किया गया है, उसका ऑडिट करने वाला ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान होता है। इसमें चैप्टर 3 बोलता है जी प्रॉपर्टी के ऊपर, कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर, सूट्स के ऊपर, इसमें से इतना सवाल नहीं बनता। अब हम पार्ट नंबर 7 पे आ गए हैं, ये जुडिशरी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। जुडिशरी जाती है हमारी जी 175 से 212 बी आर्टिकल तक, इसको हम देखते हैं जी। अब 175 आर्टिकल बताते हैं हमें इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट्स, ठीक है। आर्टिकल 75 ए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बताता है जी कि जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस और शरीयत कोर्ट के जजेस, उनकी अपॉइंटमेंट कैसे की जाएगी, ये 175 ए आर्टिकल हमें ये बात बताता है, ठीक है। आगे हमारे पास चैप्टर 2 आ गया जी, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे बात करता है। इसमें आर्टिकल 177 कहता है जी अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, मतलब उनका क्या मयार होना चाहिए, ठीक है। ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं जी। आर्टिकल 184 सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल इख्तियारात के बारे में बात करता है, ओरिजिनल इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट के। इसमें आर्टिकल 84 184 का 3 जो 3 है ना, ये 100 मोटो के बारे में बात करता है। 100 मोटो मतलब अगर पहले 100 मोटो सिर्फ चीफ जस्टिस ले लेता था, अब 3 जजेस का बेंच 100 मोटो लेगा। आर्टिकल 184 का 3, ठीक है जी। तो ये 100 मोटो के बारे में बात करता है। आर्टिकल 185 एपलेट जुरिस्डिक्शन, मतलब कि रिव्यू कर सकता है, जो जुडिशल रिव्यू होता है ना, उसकी पावर भी है सुप्रीम कोर्ट के पास, इसको एपलेट जुरिस्डिक्शन बोलते हैं। फिर आर्टिकल 186 ये एडवाइजरी इख्तियारात हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट एडवाइज़ कर सकता है लेजिस्लेचर को कि जनाब ये जो आप कर रहे हैं, जो अमेंडमेंट कर रहे हैं, या कोई आप कोई आइन में तब्दीली कर रहे हैं, कोई आइनी शिक लेके आ रहे हैं, वो इस तरह से कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये एडवाइजरी फंक्शन है, किसके एडवाइजरी इख्तियारात हैं सुप्रीम कोर्ट के। ओरिजिनल इख्तियारात 184, ठीक है, और रिव्यू जुडिशल रिव्यू वाले या एपलेट इख्तियारात 185 और एडवाइजरी इख्तियारात 186। अंडरस्टैंड जी। आगे हम चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे जी इसमें। अब हाई कोर्ट्स के बारे में बात अब की जा रही है, अगला चैप्टर है जी इसी में। 193 आर्टिकल बोलते हैं जी हाई कोर्ट के जजेस की कैसे अपॉइंटमेंट होगी, उनकी एज तो 45 साल होनी चाहिए। अब आर्टिकल 199 के तहत ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के इख्तियारात की बात 119 के तहत आर्टिकल के तहत, और सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात जो थे वो आर्टिकल 184 के तहत थे, ठीक है। और इसमें आपको पता है कि जो हाई कोर्ट के इख्तियारात हैं उसमें वो कुछ रिट जो है ना वो इशू करता है, रिट ऑफ मैंडमस, सर्शरी, हैबिस कॉर्पस, और इसमें टोटल आपने जो रिट्स हैं ना 5 वो देख लेनी है। अब आर्टिकल इसमें चैप्टर 3 ये बात करता है फेडरल शरीयत कोर्ट के बारे में, ठीक है। 3A, 3B, 3C, 3D ये सारे फेडरल शरीयत कोर्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और चैप्टर नंबर 4 जो है वो जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू जुडिकेचर, ठीक है। इसमें आर्टिकल 204 जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में बात करता है कि तज़हीक, जो अदालत की अगर आपने तज़हीक कर दी तो उसके ऊपर आपको क्या सज़ा मिल सकती है। आर्टिकल 209 सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के बारे में बात करता है कि जजेस की अकाउंटेबिलिटी करने के लिए भी कोई ऐसा जो है ना वो कोई ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो जजेस की या जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी कर सके, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, वो आर्टिकल 209 के तहत बनाई जाती है। आगे पार्ट नंबर 8 आ गया जी, इलेक्शंस हैं, और ये चलता है जी 213 से 226। इलेक्शंस क्या हैं जी 213 से 226, ठीक है। इसमें चैप्टर नंबर 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में और वो अपॉइंट कैसे होना है उसके बारे में बात है जी, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 बोलता है जी इलेक्टोरल लॉज एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस 222 से 226, ठीक है। इसमें आर्टिकल 224 इंपॉर्टेंट है कि इलेक्शन का टाइम क्या होगा, बाई इलेक्शन का क्या टाइम होगा, वो 60 डेज़ और ये वो। और 226 आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो हमें ये बताता है कि सीक्रेट बेल्ट के तहत आपके इलेक्शंस होंगे, सीक्रेट बेल्ट के तहत आर्टिकल 226। अब पार्ट नंबर 9 पे आ गए जी, ये इस्लामिक प्रोविजंस हैं, इस्लामी प्रोविजंस हैं सारी इसके अंदर 227 से 231 आर्टिकल्स, ठीक है।
इसमें वो ये बताता है कि 227 आर्टिकल में कि प्रोविजंस रिलेटिंग टू हॉली कुरान एंड सुन्ना कि ये सुप्रीम पावर हैं जी सारी। 228 आर्टिकल बताता है कंपोजिशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल जो है, इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल, इसमें नॉट लेस दैन 8 एंड मोर दैन 20 एज द प्रेसिडेंट में अपॉइंट। तो इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल जो है वो उसकी कंपोजिशन के बारे में 228 आर्टिकल के बारे में बात हुई है। अब हमारे पास आ गया पार्ट 10, इसमें सारी की सारी एमरजेंसी प्रोविजंस हैं। तो 232 से 237 तक इसमें पार्ट 10 में बातें होंगी। तो आर्टिकल 232 ये बोलता है कि किसी भी टाइम एमरजेंसी प्रोक्लेम की जा सकती है अगर जंग लग जाए या इंटरनल डिस्टर्बेंस हो जाए मुल्क के अंदर। आगे चलें, हमारे पास जी पार्ट नंबर 11 है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये 238 से 239 है। और पार्ट नंबर 238 से 239। और पार्ट नंबर 12 जो है ये मिसलिनियस है जनाब, 240 से 280 आर्टिकल्स ये मिसलिनियस होंगे। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दिए हैं जी। इसमें जो पब्लिक सर्विस कमीशन को डील कर रहा है वो आर्टिकल 242 है। जो आर्म्ड फोर्सेस की कमांड को डील कर रहा है वो 243 है। आपको पता है कि जो प्रेसिडेंट होता है वो जो होता है वो क्या उसे बोलते हैं, सुप्रीम कमांडर होता है सारी आर्म्ड फोर्सेस का। फिर हमारे पास आर्टिकल 248 प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट गवर्नर मिनिस्टर। 252 जो है वो नेशनल लैंग्वेज के बारे में बात करता है। 257 स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में कि इसको हमने कैसे डील करना है, ठीक है। आगे चैप्टर नंबर 5 है और उसका चैप्टर नंबर 7 है जो कि 267 से 280 तक जाता है। तो ये था जी आपके पास आपका इंपॉर्टेंट जी कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें 5 स्केजुअल्स हैं, उनके बारे में थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। पहला स्केजुअल बात करता है कि वो कौन से लॉज हैं जो कि एग्जेम्प्टेड हैं आर्टिकल 8A और 2 के, मतलब कि उसमें जो फंडामेंटल राइट्स में से किस किस जो लॉ है उसको एग्जेम्प्ट किया जा सकता है, मतलब कि स्टेट ऑफ एमरजेंसी आ जाए। सेकंड स्केजुअल ये बात करता है कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा उसके बारे में बात है। थर्ड स्केजुअल ये बात करता है कि जो डिफरेंट ओथ होते हैं, मतलब चीफ जस्टिस का ओथ कौन लेगा, प्रेसिडेंट का ओथ कौन लेता है, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर का कौन लेता है। फोर्थ जो है वो स्केजुअल वो बात करता है लेजिस्लेटिव लिस्ट के बारे में, मतलब कि फेडरल और प्रोविंसेस के दरमियान लिस्ट जो इख्तियारात हैं वो कैसे डिवाइड होंगे, उसकी जो लिस्ट है वो फोर्थ स्केजुअल में। फिफ्थ स्केजुअल में रिम्यूनरेशन, मतलब कि जो मराआत दी गई हैं या जो उनकी तनख्वाहें हैं हाई कोर्ट के जजेस की, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, जो प्रिविलेजेस उनको दी गई हैं उनके बारे में बात की गई है। और एंड पे ये है कि टोटल अभी तक 26 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। ये अमेंडमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसके ऊपर इंशाल्लाह नेक्स्ट बात होगी। तो ये था आपका जनाब आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो बेचारे क्वालिटी मटेरियल ना होने की वजह से बड़ी लंबी देर से एफर्ट करें लेकिन उनका कोई पेपर पास नहीं हो रहा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फीडबैक में हमें लाजमी बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा, मज़ीद ऐसे लेक्चर्स कौन से टॉपिक्स पे हमें बनाने चाहिए। थैंक यू सो मच, मे अल्लाह ब्लेस यू।